हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 जो कि है टू व्हीलर से रिलेटेड। टू व्हीलर की अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आपको पता ही है कि टू व्हीलर में हम लोगों को पॉपुलर अगर कुछ कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल जाती है तो वो शेयर बाज़ार में काफ़ी लिमिटेड कंपनियां ही देखने को मिल जाती है। एंड टू व्हीलर में ही एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो बहुत बड़ा एक नया प्रोडक्ट अपना बाज़ार में लेकर यहाँ पे आ रही है, वो भी पहली बार। मतलब आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि पेट्रोल की गाड़ियाँ होती है, डीजल की गाड़ियाँ होती है, सीएनजी की गाड़ियाँ यहाँ पे रहती है। तो वैसे ही टू व्हीलर की अगर हम लोग बात करें तो पहली बार सीएनजी बाइक भी आप लोगों को बाज़ार में आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। यस दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जो कंपनी के फिलहाल जो करंट एमडी हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें राजीव बजाज जी, कौन सी कंपनी की बात हो रही है? बजाज ऑटो की। तो उन्होंने कहा है कि पहली बार सीएनजी मोटरसाइकिल वो बाज़ार में उतारने जा रहे जून मंथ में। पहली बाइक यहाँ पे हम लोगों को सीएनजी वाली बाज़ार में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो जो नाम फिलहाल तो बताया जा रहा है। ऑब्वियसली इसमें से बहुत सारी खबरें रिपोर्ट के जरिए, जैसे कि नाम, उसका इंजन कितना होगा करके कुछ रूमर्स भी हैं, वो भी सारी चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे रखूँगा। तो बजाज ऑटोज फर्स्ट सीएनजी पावर्ड बाइक कुड बी कॉल्ड ब्रजर करके नाम से हम लोग को ये बाइक देखने को मिलेगी। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि जून में हम लोगों को शायद से ये लॉन्च होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों इसी बाइक से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग लेने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली इसकी जो प्राइस रहेगी, अभी ये कॉमन सेंस वाली बात है, जो सीएनजी रहता है उसका जो प्राइस रहता है वो कंपैरेटिवली पेट्रोल डीजल के हिसाब से हम लोग को कम देखने को मिल जाता है। हाँ, बट उसका वन टाइम जो इंस्टॉलेशन रहता है, या फिर हम कह सकते हैं जो इंजन से रिलेटेड सारी चीज़ें रहती है, वो कॉस्टली रहती है। इसी पॉइंट के साथ हम ये चीज़ को समझ सकते हैं कि जो गाड़ी के भी, बाइक की भी जो प्राइस रहेगी वो नॉर्मली जो पेट्रोल वर्जन वाली जो बाइक रहती है उस हिसाब से हम लोग को ज़्यादा ही देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से, जैसे आपको बताया कि काफ़ी सारी खबरें रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे आ रही है, तो बताया जा रहा है इसका जो नाम यहाँ पे रहेगा ब्रजर E101 करके हम लोगों को ये बाइक लॉन्च होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। कुछ लोगों ने ये भी रूमर्स यहाँ पे फैलाया था कि शायद से इसमें 110 सीसी का इंजन भी यहाँ पे लगाया जा सकता है, बट बाद में ये रूमर था, ऐसी भी मतलब खबरें हम लोगों को सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड फिलहाल अगर हम लोग करंटली बात करें तो कंपनी का प्रोडक्शन प्लान यहाँ पे चल रहा है कि ऐसे 2 लाख बाइक पर साल हम लोगों को वो लाते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि इसका ज़बरदस्त डिमांड भविष्य में देखने को मिल सकता है। ऐसी भी खबरें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। डेफिनेटली इस चीज़ का फ़ायदा बजाज ऑटो जैसी कंपनी को हो सकता है। अगर सीएनजी की बाइक का अगर डिमांड बढ़ने लगा, ठीक है, तो डेफिनेटली बजाज ऑटो का जो एक्सपेरिमेंट है वो काफ़ी हद तक हम लोग को सफल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी बात रही बजाज ऑटो की, तो कंपनी तो एकदम ही शानदार है, आप सभी लोगों को पता है, निफ्टी 50 वाली कंपनी है। 5 साल में यूजुअली डबल करके देना चाहिए, तो डबल क्या ट्रिपल करके यहाँ पे दे रहे हैं। ऑब्वियसली देखा गया 2-2 3-3 साल तक रिटर्न्स नहीं बनते हैं। जिनको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता है वो क्या बोलते हैं, अरे ये तो खराब है, घटिया है, ऐसा वैसा। ठीक है भाई, जब भाग गया तो अभी उनकी गाड़ी छूट गई, फिर एज यूजुअल चीज़ें चलती रहती है, वैसे ही चलेगा। बजाज ऑटो की बात करें, हाल ही में हम लोगों ने ये भी देखा था बायबैक 10,000 रुपये का टेंडर ऑफर वाला भी बायबैक लेकर आए थे। जिन्होंने पीटी किया होगा उनको भी फायदा जरूर यहाँ पे हुआ होगा। बजाज ऑटो की बात करेंगे तो कंपनी की बैलेंस शीट एकदम ही तगड़ी देखने को मिल जाती है। एक ज़माने में 19,000 करोड़ के रिजर्व हुआ करते थे, वही रिजर्व अभी 24 से 25,000 करोड़ के रेंज में आ चुके हैं। अच्छी बात यह है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग इस कंपनी की कंप्लीटली जीरो नजर आ जाती है। शॉर्ट टर्म बोरिंग फिलहाल तो 834 CR के आसपास देखने को मिल रही है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो 525 करोड़ का कैश भी कंपनी के पास देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट है कंपनी के। अगर हम लोग यहाँ पे बाकी की बात करें तो स्पोर्ट्स ब्रांड के हिसाब से KTM ब्रांड भी आप सभी लोगों को पता होगा, तो उसका 48% जो स्टेक है वो बजाज ऑटो के पास ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी यहाँ पे हम लोग को 2 व्हीलर के साथ साथ 3 व्हीलर में भी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे कंपनी का मार्केट कैप, तो लगभग 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। एंड अपने ही सेगमेंट में अगर देखा गया तो कंपनी नंबर 1 पोजीशन पे काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। प्लस कंपनी अगर हम लोग बात करें, ये जो इनके जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, गाड़ियाँ रहती है, वो ज़बरदस्त लेवल पे एक्सपोर्ट भी यहाँ पे करती है। कंपनी के PNL की भी बात करें तो काफ़ी शानदार PNL देखने को मिल जाता है। एक ज़माने में कंपनी का जो अर्निंग हुआ करता था 100, फिर 116, फिर 100 के रेंज में, फिर 140, 150, ऐसे करते करते अभी 200, 214, लगभग 250 के आसपास EPS कंपनी का जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो कंपनी तो अच्छी है, इसमें कोई शक की गुंजाइश है नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, बिकॉज बजाज ग्रुप की कंपनी तो अल्टीमेटली कंट्रोल उन्हीं के पास रहेगा। 55% प्रमोटर, रेस्ट 45% की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 14.5% FIS,
8.5% डीएस, पब्लिक के पास 21 से 22% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो आप चाहो तो बजाज ऑटो जैसे कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट कंपनी की ओर, जिसका नाम है टाटा केमिकल। सो टाटा केमिकल के Q4 के रिजल्ट यहाँ पे सामने आ चुके हैं। सो कैसे रहे नंबर? हमेशा की तरह कंपनी के नंबर इतने कुछ खास नहीं रहे हैं। पिछले 3 बार कंपनी के जो एस्टिमेट्स थे वो भी मिस होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड इसी चीज़ के चलते अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, जो टाटा केमिकल का जो परफॉर्मेंस है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक ही रेंज में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बीच में रिपोर्ट भी सामने आई थी कि टाटा ग्रुप के ओवरऑल 25 शेयर बाजार में लिस्टेड है, उनमें से 24 शेयर्स ने प्रॉफिट दिखाया था 1 साल की बात करें तो, बट एक कंपनी ने उनको नुकसान दिया था, और वो कोई और कंपनी नहीं बल्कि टाटा केमिकल ही देखने को मिलती थी। टाटा केमिकल एक ज़माने में काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहता था बिकॉज ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के चलते, मतलब बैटरी बनाने से रिलेटेड पहले अनाउंसमेंट टाटा केमिकल ने किया था कि हम लोग बैटरी बनाएंगे टाटा केमिकल के अंदर, बट बाद में उन्होंने वो डिसीजन विड्रॉ कर लिया और जो उनका पुराना घिसा पिटा वाला बिजनेस है सोडा ऐश का, उसी के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करेंगे। यही पॉइंट फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। तो इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टाटा केमिकल का शेयर हम लोग को फंसते हुए देखने को मिला था। देन अगर साल भर की भी बात करें तो एक ज़बरदस्त स्पाइक भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, तो किस चीज़ के चलते? वही टाटा सन्स का आईपीओ आएगा करके ऐसी भी खबरें सामने आई थी, जिसमें टाटा केमिकल को एक अच्छा खासा फायदा मिलेगा करके, बट बाद में जैसे उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग नहीं लाएंगे करके, तो वापस स्टॉक नीचे आया। सो यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। एंड बिजनेस ओरिएंटेड बात करें वो भी कुछ इतनी खास नज़र नहीं आ रही। किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कह सकते हैं ये? तो कंपनी के रिजल्ट। यस, कंपनी के रिजल्ट देखेंगे मार्च दिसंबर, मार्च का सीक्वेंस है। इनकम की बात करेंगे 3,500 करोड़, 3,700 करोड़, 4,400 करोड़। तो कंपनी का 4,500 करोड़ का इनकम 3,500 करोड़ हुआ अप्रॉक्सीमेटली। 3,700 करोड़ का इनकम 3,500 करोड़ के रेंज में है। मतलब क्या है कि कंपनी का ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली जो इनकम ही है वो नीचे आया। जिस कंपनी का इनकम ही गिर जाता है, प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, काफ़ी। ठीक है, मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? एक्सपेंस को मैनेज करना पड़ेगा, और एक्सपेंस को मैनेज करना इतना सिंपल होता नहीं है। सो एक्सपेंस कितने हैं कंपनी के, तो वो भी आप देख सकते हैं 3,400 करोड़, 3,500 करोड़, 3,800 करोड़। इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि कंपनी का कितना है प्रॉफिट। 156 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि 3 महीने पहले 202 करोड़ का था और 1 साल पहले 673 करोड़ का था। तो आप देख सकते हैं 650 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कंपनी का 150 करोड़ हो गया। 200 करोड़ का प्रॉफिट 150 करोड़ हो गया। सो हम कह सकते हैं क्वार्टरली ईयरली बिना किसी एडजस्टमेंट वाला जो प्रॉफिट था कंपनी की धज्जियां उड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। फिर उसके बाद एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे 963 का एडजस्टमेंट हम लोगों को यहाँ पे नेगेटिव वाला एडजस्टमेंट यहाँ पे कर दिया जा चुका है, जिस चीज़ के चलते कंपनी अभी हम लोगों को घाटे में भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑब्वियसली अगर आप एक्सेप्शनल आइटम को भी इग्नोर करके चलोगे, स्टिल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हम लोग को क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिला है। एक्सेप्शनल आइटम ने तो पूरी बैंडी बजा दी है, बट आपको पता है एक्सेप्शनल आइटम के चलते बड़ा रिएक्शन यूजुअली बाजार में देखने को नहीं मिलता है। बट फिर भी एक्सेप्शनल आइटम को कंसिडर कर ले तो फाइनल कंपनी का जो रिजल्ट निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है? तो समवेयर अराउंड हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 841 करोड़ का लॉस ब्रैकेट में है दोस्तों, माइनस लॉस नजर आ रहा है, जो कि लास्ट टाइम 194 का प्रॉफिट था और उसके पहले 692 का प्रॉफिट था। तो 692 प्रॉफिट बिकम 841 का लॉस, 194 का प्रॉफिट बिकम्स 841 का लॉस। इवन दो अगर हम लोग लॉस को भी ना कंसिडर करें बिकॉज एक्सेप्शनल आइटम के चलते, फिर भी कितना प्रॉफिट था पहले कंपनी का? 156। तो 156 भी ईयरली कितना गिरावट है, और 194 भी अगर हम लोग ईयरली के साथ साथ क्वार्टरली भी कंपेरिजन कर ले तो वहाँ पे भी गिरावट है। मतलब कोई भी चीज़ पकड़ कर देख लो, एक्सेप्शंस को पकड़ो या फिर एक्सेप्शंस को एक्सक्लूड कर लो, स्टिल टाटा केमिकल के जो नंबर देखने को मिले काफ़ी खराब देखने को मिल रहे हैं। और वही चीज़ें ईपीएस में भी रिफ्लेक्ट हो ही जाती है। अभी ईपीएस भी तो क्या ही रहेगा, माइनस में हो चुका है। पहले तो 27 प्लस में था, अभी 32 माइनस में, 6 प्लस था 32 माइनस में। तो ओवरऑल स्टोरी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कल क्या होगा, ट्रेडर का अपना अपना व्यू अलग अलग होता है, बट येस जो मज़ा नंबर में यहाँ पे होना चाहिए वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। बिकॉज शुरुआत ही कंपनी के रेवेन्यू इनकम की बात करें वही खराब देखने को यहाँ पे मिली थी, तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा थे कि कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी खराब ही देखने को मिलेगा। तो वैसे नंबर देखने को मिले तो कल चेक कर लेंगे कि बड़े प्लेयर का रिएक्शन क्या होता है इस नंबर के प्रति। ठीक है, अगेन कहना चाहूँगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से नंबर अच्छे देखने को नहीं मिल रहे बिकॉज लगातार कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी पुअर परफॉर्मेंस दिखा रही है। हाँ, बट इसमें एक अच्छी बात कौन सी रहती है? टाटा। सो टाटा ग्रुप की कंपनी तो भाई कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर सकते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आ सकते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में वैसे भी स्लो डाउन चल रहा है, बट फिर भी इन सभी चीज़ों को जोड़कर देख ले तो लगातार टाटा केमिकल ने डिसअपॉइंटमेंट वाला ही परफॉर्मेंस दिखाया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो किस खबर के चलते? तो बैंक्स में अगर देखा गया दोस्तों तो नंबर 1 प्लेयर कौन सा है? तो वह HDFC बैंक है। पहले अगर देखा गया तो मर्जर नहीं होता तभी भी HDFC बैंक था नंबर, मतलब मर्जर होने के बाद तो इसका नंबर 1 तो बहुत ही आगे यहाँ पे निकल जा चुका है। बट जो इसका जो हम लोग को क्लाउन देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो ताज देखने को मिल रहा है, वो ताज हम लोग को अभी HDFC बैंक का एज ए नंबर 1 बैंक खतरे में देखने को मिल रहा है। सो
क्यों, किसके चलते? तो आईसीआईसीआई बैंक के चलते। यस दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक ने जिस प्रकार के लगातार अच्छे क्वार्टरली नंबर्स यहाँ पे दिखाए हैं, एक सॉलिड मोमेंटम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आईसीआईसीआई बैंक जो एक ज़माने में 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप लेकर चल रही थी, वो आज लगभग 8.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप लेकर यहाँ पे चल रही है। एंड एचडीएफसी बैंक अगर देखा गया तो मर्जर से पहले भी उसका मार्केट कैप समवेयर अराउंड 8-9 लाख करोड़ के आसपास था। सो मर्जर अगर नहीं होता तो आईसीआईसीआई बैंक तो काफ़ी क्लोज आ चुका था एचडीएफसी बैंक के। बट चलिए मर्जर को भी पकड़ कर चल ले तो 11.5 लाख करोड़ एंड आईसीआईसीआई बैंक फिलहाल 8.25 लाख करोड़। तो हम कह सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक के बीच में जो गैप बचा है अभी, वो काफ़ी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसलिए एचडीएफसी बैंक का जो ताज है नंबर 1 बैंक का, वो हम लोग को खतरे में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद के जितने भी बैंक है वो सारे के सारे काफ़ी पीछे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक पहले टॉप 5 में अगर देखा गया तो नंबर 3 या फिर 4 पे चलती थी, ठीक है। 3.25 लाख ऐसे 3-3.25 लाख करोड़ का ही मार्केट कैप था। आज आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस इतना शानदार है कि 8.25 लाख करोड़ तक ये कंपनी आते हुए देखने को मिल चुकी है। वो भी ऐसे नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस दिखा के, ठीक है, अच्छा स्कोर करके इंडियन टीम में सिलेक्ट होना, तो वैसे ही ये प्लेयर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी ये देखने वाली बात होगी क्या आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक का ये जो ताज है क्या वो यहाँ पे छीन पाती है भी या नहीं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक लगातार हम लोग को परफॉर्मेंस ही देते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते एचडीएफसी बैंक का ताज तो डेफिनेटली खतरे में देखने को मिल रहा है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।